नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आने वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। चक्राता वन प्रभाग के कालसी आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष संख्या 18 में वन तस्करों ने खैर प्रजाति के 3 हरे वृक्षों का रातों रात चोरी छिपे अवैध पतन कर डाला। इसके बाद वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम के तहत विभागीय कार्रवाई करते हुए अवैध प्रकाश को जब्त कर अपने अभिरक्षा में ले लिया गया। डीएफओ कालसी अभिमन्यु सिंह द्वारा इस प्रकरण में शामिल अभियुक्तों को तलाश करने तथा गश्ती टीम को नियमित गश्त जारी रखने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों को बता दें कि अधिकारियों कर्मचारियों की सतर्कता के चलते वन माफिया के अवैध प्रकाश ले जाने के मंसूबे सफल नहीं हो सके और जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से वन माफियों के मंसूबे सफल नहीं हो पाए, डीएफओ चक्राता वन प्रभाग कालसी द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की बात भी कही है। हमें जानकारी मिली थी कि जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है कालसी ब्लॉक का जो कंपार्टमेंट नंबर 18 है उसमें 3 जो है खैर के वृक्ष का पातन अवैध पातन की सूचना मिली थी। इसके क्रम में वन विभाग की टीम द्वारा जो इसमें इन्वॉल्व थे लोगों को उनको दबिश देने के लिए प्रयास किया गया, बट जो जिन्होंने द्वारा पातन किया गया था उनके द्वारा जो है प्रकाश को उठाया नहीं गया। इस बीच में संभवतः शायद उनको सूचना मिल गई होगी या भनक लग गई होगी, तो जिसके क्रम में फिर हमने इसको भारतीय वन अधिनियम के तहत जो विभागीय कार्रवाई है इसमें की गई है और जो प्रकाश है उसको पूर्णतः जब्त कर लिया गया है और अपने अभिरक्षा में ले लिया गया है। और इसमें हम जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है और आगे भी इस तरह की घटना ना हो इसके लिए सतर्कता से स्टाफ को डायरेक्शंस दिए गए हैं। नियमित रूप से जो है दिन में और रात में भी गश्त की जा रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटना आगे भी ना हो और स्टाफ भी पूरे अलर्टनेस के साथ इस तरह के कार्य को रोकने के प्रयास रहे। इसमें हम समय समय पे जो ऐसे विशिष्ट दिवस होते हैं जैसे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, इसमें जो है स्टाफ का जो परफॉर्मेंस रहता है उसके बेसिस पे हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं और मोटिवेशन के तौर पे प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और समय समय पे जो अच्छे कार्य कर रहे हैं स्टाफ उनको मतलब रिकग्नाइज किया जाना ज़रूरी है ताकि वो मोटिवेटेड होकर अपने फील्ड में कार्य करें। और अभी वर्तमान जो हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ है यहाँ पे वो चुस्ती से कर रहा है। उनको जो भी रिसोर्सेज हैं चाहे गाड़ी हो वाहन हो ये सब उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो समय समय पे सही तरीके से गश्त कर सके और मौके स्थल पे जो है टाइमली पहुंच सके, रिस्पॉन्ड कर सके। अभी मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि कैमरा ट्रैप्स हो गए हमारे पास, जो है हमने नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा सोलर बेस्ड मंगाया है अभी, और साथ में ड्रोन का भी प्रोक्योरमेंट किया गया है। तो ये जो डिवाइसेस हैं इसका जो है मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए तो यूज़ होता है, बट इसको अवैध पातन के रोकथाम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बाइनोकुलर्स, नाइट विजन। तो अब हम इनको स्टाफ को हम ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। अभी हमारे द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला भी कराई गई थी जिसमें ड्रोन का यूसेज वगैरह बताया गया था। तो हम स्टाफ का कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और जो उनको जो संसाधन चाहिए इस तरह के एडवांस इक्विपमेंट्स इसको भी उपलब्ध। विकास की दूरदर्शी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा काशीपुर के चहुमुखी विकास हेतु विगत 9 मार्च को काशीपुर आगमन पर की गई घोषणाओं को स्वीकृति देकर जो ऐतिहासिक सौगात दी गई है उससे पूरे काशीपुर क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ गई है। काशीपुर वासियों के लिए ये क्षण बेहद ही गर्व और संतोष भरा है। मुख्यमंत्री सौगात जो सौगात के रूप में काशीपुर के विकास को दिए गए आशीर्वाद पर महापौर दीपक बाली ने काशीपुर की जनता की ओर से मुख्यमंत्री श्री धामी का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया है। महापौर दीपक बाली ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा काशीपुर के विकास के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वे न केवल ऐतिहासिक हैं बल्कि आने वाले वर्षों में काशीपुर को उत्तराखंड के अग्रणी और स्मार्ट शहरों की सूची में ला खड़ा करेंगे। सारे पार्षद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबके चेहरों की जो खुशी आपको दिख रही है, सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करने पहुंचे हैं। पूरा बोर्ड यहाँ मौजूद है। तो काशीपुर की सम्मानित जनता की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और जो उनके नेतृत्व में जो काशीपुर अब विकास की तरफ बढ़ा है तेजी से, और जो कल उन्होंने शासकीय स्वीकृति मिली है, जिन घोषणाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 मार्च के दिन जब वो
काशीपुर आए थे, काशीपुर आगमन पर जिन घोषणाओं को उन्होंने मंच के माध्यम से किया था, कल उन शासकीय स्वीकृति के साथ साथ काशीपुर में एक विकास की लहर आ गई है। सारे हमारे पार्षद, हमारी जो बहनें हैं पार्षद, वो भी और मेरे भाई सब लोग, सभी लोगों के चेहरों पे एक अलग सी खुशी है, एक मुस्कान है, क्योंकि देखिए हमारे पार्षदगण भी क्या चाहते हैं, अपने वार्डों का विकास। जनता से क्या चाहेंगे, काम करेंगे जनता के लिए तो सम्मान मिलेगा, और काम करने में उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, फंड की, ये सब चीजें, वो जिम्मेदारी इन लोगों ने मेरे ऊपर लगा रखी है। तो योजनाएं बनाकर इनकी सहमति के साथ शासन स्तर तक पहुंचाई जा रही हैं और वहां से उनको स्वीकृत कराया जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है, जो कुछ 100 करोड़ की योजनाएं नहीं है जिनको शासकीय स्वीकृति मिली है, इनका मूल्य भी आप लोगों के लागत सबके सामने आएगी भविष्य में। और ये एक काशीपुर की नई विकास की गाथा लिखने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। पूरे बोर्ड की तरफ से, काशीपुर नगर निगम की तरफ से, स्वयं मेरी तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की कृपा इस शहर पर, इस काशीपुर शहर पर बनी रहेगी। तो जो हम सब ने मिलकर सपना देखा है, काशीपुर की सम्मानित जनता ने जो सपना देखा है, नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने जो सपना देखा है काशीपुर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने का, उस तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और ये जल्दी ही साकार होगा पूरी तरीके से। इस काशीपुर शहर के अंदर अभी आप देखेंगे बड़ी बड़ी योजनाएं जो आना शुरू हो गई हैं और बड़ी योजनाएं आएंगी, और हमारा शहर जो इतना बेहतर शहर है। शिशु विद्या मंदिर डाक पत्थर में कार्यरत कुछ अध्यापक, अध्यापिकाएं और कुछ कर्मचारियों की स्कूल के प्रबंधन समिति के द्वारा आपसी मतभेद के कारण सेवा समाप्त किया गया था, जिससे नाराज कर्मचारियों ने शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाक पत्थर के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर आमरण अनशन पर बैठ गए। उक्त कर्मचारियों का कहना था कि कुछ दिन पूर्व विद्यालय में शिक्षकों का आपसी मतभेद हुआ था, जिसकी जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी विकास नगर को दी गई थी। खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय की जांच कर जांच रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को सौंप दी गई, जिसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के द्वारा शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाक पत्थर के प्रबंधन समिति को ये आदेश दिया गया कि अपने विवेक से कार्य करें, लेकिन प्रबंधन समिति के द्वारा 12 अध्यापक अध्यापिकाओं की सेवा समाप्त करने फरमान जारी किया। सर, मामला ये है कि सभी अध्यापक अध्यापिकाएं जो यहाँ पर अभी धरने पे बैठे हैं, ये हमारी एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि सर एक यहाँ पे प्रक्रिया चलती है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक नियुक्ति पत्र, जिसे हम अनुबंध भी कह सकते हैं, वो प्रदान किया जाता है। तो सर हर बार की तरह वो रिन्यूअल होता है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई दोबारा इंटरव्यू होता है या दोबारा कोई टेस्ट होता है, वो वही जो रिन्यूअल होता है, वैसे हम कंटिन्यूटी में ही रहते हैं और पूरी 12 महीने की हम सैलरी भी लेते हैं। लेकिन इस जो सेशन हमारा अभी स्टार्ट हुआ अभी 1 अप्रैल से 2025-26 के लिए, इस सेशन के लिए हम 12 लोगों को 10, जिसमें हम अध्यापक अध्यापिका हैं और 2 हमारे कर्मचारी हैं, 12 लोगों को बिना कोई पूर्व के सूचना दिए हमारी सेवाएं समाप्त की। हमको कोई भी वो अनुबंध नहीं दिया जा रहा और हमको ये कहा गया है कि आपकी सेवा समाप्त हो गई है। कुछ भी ऐसा अवगत नहीं कराया उन्होंने हमें। 29 तारीख को, क्योंकि 30 और 31 को अवकाश था, तो एक पत्र आता है, उसमें कहा गया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के पत्र अनुसार जिन अध्यापक अध्यापिकाओं को नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, उनकी सेवा स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। तो सर हमने फिर जो है समिति से बात करी, तो उपाध्यक्ष जी से बात करी, सचिव जी से बात करी, हम उनके वहां गए। मैंने कहा भाई क्या मैटर है बताओ, कोई बताने को मैं राजी नहीं था। 2 दिन बाद जब हम दोबारा सचिव जी के पास गए, तब उन्होंने हमें एक पत्र दिया है जो मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के यहाँ से जारी हुआ था। उसमें कुछ 8 नाम बाई नाम खोले गए थे कि इनके द्वारा विद्यालय में असहयोग प्रदान किया जाता है। तो हम उसी चीज को लेकर के हम जो है ऑफिस गए सर, और एक ज्ञापन हमने उप जिलाधिकारी विकास नगर को भी दिया था 2 तारीख को, और खंड शिक्षा अधिकारी महोदया को भी हमने 2 तारीख को ही अपने ज्ञापन दे दिए थे। कल दिनांक 4 को हम मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के कार्यालय पहुंचते हैं और वहां हमने अपनी सारी बात रखी और हम ले गए कि सर आपने जो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की है, बाईनाम कार्रवाई की है, सर हमारे ऊपर जो ऐसी कोई जांच हुई है, ऐसी कोई आख्या है कि हम उसमें क्या दोष हमने किया है जो हमें दोषी किया है साबित। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, मैंने एक चेतावनी लेटर जरूर दिया था, क्योंकि सर पीछे यहाँ पे नवंबर में एक बच्चों का विवाद हुआ था सर, उसमें बच्चों के भी साफ स्टेटमेंट थे
और जो जांच समिति आई थी उन्होंने भी कहा था कि इसमें ऐसा कोई सामने तथ्य नहीं आया है जिससे कहा जा सके कि यहाँ पे जो है टीचरों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा कोई तथ्य उसमें सामने नहीं आया। तो हमने यही बात वहां भी रखी कि ऐसा कोई तथ्य तो है नहीं आख्या में कि हम दोषी सिद्ध हो रहे हैं, तो सर आपने एक तरफा कार्रवाई कैसे कर दी हमारे पर। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसे नहीं, मैंने एक चेतावनी लेटर दिया था कि विद्यालय में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे और विद्यालय जो है सुचारू रूप से चलता रहे। तो हमने कहा सर आपने तो ये कहा, लेकिन उन्होंने इस लेटर का मीन अलग निकाल के इस लेटर को एक ढाल बना दिया है कि ये बाहर करने। उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के मथोली गांव की महिलाएं अब अपनी पारंपरिक गौशालाओं को होम स्टे में बदलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, जिसे भवारी नाम दिया गया है। इस पहल से न केवल वे अपनी जीविका को सशक्त बना रही हैं, बल्कि गांव में पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही हैं। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं एवं कृषि कार्यों से उन्हें परिचित करवा रही हैं। इस पहल से न केवल गांव के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी मिल रही है। इसके अलावा ये कार्य गांव के अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार मथौली गांव में महिलाएं अब अपनी पारंपरिक खेती और गौशालाओं को पर्यटन के माध्यम से मजबूत आर्थिक स्रोत बना रही हैं। और हमने यहाँ पे एक 2022 में एक छोटा सा होम स्टे खोला था, जिसका नाम बुआरी गांव रखा। बुआरियों के नाम से, मतलब महिलाओं के नाम से रखा। और यहाँ पे सारा काम महिलाएं ही करती हैं। सारा होम स्टे ऑपरेट महिलाओं के ही द्वारा होता है। जैसे गेस्टों को लाना, उनके लिए खाना बनाना, उनको ट्रैक पे ले जाना, विलेज टूर करवाना, सब कुछ यहाँ की महिलाएं ही करती है। क्योंकि महिलाओं के नाम पे हमने इसलिए रखा था कि यहाँ पे हमारी पहले एक छोटी सी छानिया थी जहाँ गाय भैंस रहते थे। और हमारी सासू माता करती थी यहाँ पे काम, मतलब वो भी बुहारी थी। तो मेरी सास जी गुजर गई, तो उन्हीं के नाम से हमने क्यों यहाँ पे बुहारियों के ही नाम से हमने ये बुहारी गांव रखा था, उनके ही नाम से। वो गाय भैंसें रहती थी और हम उसको कोविड के टाइम पे दिमाग में आए, तो हमने ये तब्दील करके होम स्टे बनाया। और अब हम होम स्टे के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं, अपना घर परिवार भी चलाते हैं और यहाँ पे होम स्टे भी चलाते हैं। भारतीय किसान यूनियन चंदूनी ग्रुप के प्रदेश सह प्रभारी बनाए जाने पर डोईवाला क्षेत्र के तमाम किसानों ने जीवनवाला के पूर्व प्रधान और किसान नेता इंद्रजीत सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसानों की हर समस्या के निदान के लिए वे सभी को साथ लेकर संघर्ष करेंगे। क्षेत्र में किसानों को चंदूनी ग्रुप के साथ संगठित करने के लिए ग्राम स्तर पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। देश व प्रदेश की सरकारें जिस तरह से किसानों का शोषण कर रही है, एमएसपी की गारंटी अभी तक नहीं दी गई। तमाम किसान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और सरकार से लेकर बाजार तक किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं युवा पायलट ने बताया कि नशे से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। वे 22 साल के हैं और एयर इंडिया में सेवा दे रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि अभी किसान इतना परेशान था कि जिसमें 750 किसान शहीद हुए और मोदी जी ने एक बार भी जो है उनके ऊपर ये भी नहीं एक भी शब्द बोला हो कि हाँ जी किसान शहीद हुए। फिर उसके बाद मोदी जी क्या करते हैं कि गुरुद्वारे जाते हैं और माथा टेक के कहते हैं कि मैंने जो है तीनों कानून मान लिए और मैं इनको पास कर दूँगा, लेकिन आज तक ना वो पास हुए, ना एमएसपी की कोई गारंटी दी गई अभी तक। अभी भी आपने देखा होगा कि शंभू बॉर्डर के ऊपर जो है पंजाब सरकार ने इतना किसानों के ऊपर जुल्म किया है, तो किसान कहाँ से सक्षम हो पाएगा। इनको तो सिर्फ यही दिखता है कि हम जो है देश को अडानी अंबानी को बेच दें और किसानों को रोड पे कर दें। बात आपने की है कि 40 साल से सक्रिय राजनीति में सरदार इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं और किसानों के हित में लड़ाई तत्पर लड़ते रहते हैं। चाहे वो कोई सी भी यूनियन रही हो, तो ये सबसे आगे कदम से कदम मिला करके लड़ाई लड़ते हैं। 13 महीने के आंदोलन जब हमारा दिल्ली में चल रहा था, तब भी हम सब वहाँ पर उपस्थित हुए। पूरा शाही सरकार है, सिवाय सरकार को जगहों के नाम बदलने के लिए
विकास के नाम पर माइंड डाइवर्ट करने का ये एक माध्यम है। ठीक है जी। बाकी संघर्ष चल रहा है, डल्लेवाल जी की क्या हालत है आप भली बात जानते हैं। महाविद्यालय सिसोना में गंदगी से नाराज छात्र संघ ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर साफ सफाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर साफ सफाई नहीं हुई तो वे धरना देने पर बाध्य होंगे। वर्तमान शासन अध्यक्ष आकाश विश्वास और पूर्व छात्र संघ कोषाध्यक्ष तुषार शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन देकर कॉलेज के ग्राउंड, प्रांगण, रूम और शौचालय में सफाई की मांग की है। छात्रों ने कार्य न होने पर धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी है। विगत कुछ महीनों से हम अपने प्राचार्य को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारे उस ज्ञापन का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारे कॉलेज में विगत 6 महीनों से ना कोई साफ़ सफाई हो रही है, वॉशरूम सारे गंदे पड़े हैं और प्लस इतने घोटाले हो रखे हैं यहाँ पर। हमने पिछले 5-6 दिन पहले हमने एक बिल निकलवाया, तो उसमें से जो कि आप मान के चलिए कि जो चीज़ 6 रुपये का है, इन लोगों ने 102 रुपये 3 रुपये का बिल बना के रखा है। ये लेके हमने बोला कि भाई जो भी इसका जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर, ना हमारे बात को कोई सुन रहा है। इस कॉलेज को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जा रहा है। हम बोल रहे साफ़ सफाई करवाइए, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्राचार्य महोदय को हमने बार बार यही चीज़ बोला कि मैम इस चीज़ को आप ढंग से कार्रवाई करिए, तो वही बोली कि मैं अपने तरीके से करवाऊँगी, आपको उसमें बोलने की ज़रूरत है, मैं अपने तरफ से देखूँगी। लेकिन उनका खाली बोलना ही हो रहा है, बल्कि कोई काम नहीं कर रहे हैं वो। खाली लगातार वही चीज़ हमें बार बार बोला जाता है, मैं देखूंगी, मैं करूंगी। अभी स्कूल हमारे कॉलेज में एक भी पंखा सही नहीं है, सारे पंखे ख़राब हो रखे हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। अभी गर्मी आ रही है, अभी बच्चों के पेपर होने, कोई बच्चा क्लास में आके बैठ नहीं पा रहा है। गर्मी के कारण कोई बच्चा क्लास में आके बैठ नहीं पा रहा है। जहरीले कीड़े, सांप वगैरह यहाँ पर निकल रहे हैं, उनके प्राचार्य महोदय उसमें कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञापन भी दे चुका हूँ, हर बार सब कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो हमारी डायरेक्टर हैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल जी, मैंने उनको भी फ़ोन करके कहा, उनको बताया भी, वो भी संज्ञान नहीं ले रही हैं। वो भी बोल रही हैं कि हाँ मैं बात करती हूँ, परंतु उनका भी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं वो। और आज भी मैंने प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि अगर ये कार्य नहीं होते हैं तो मैं यहाँ पर धरने पर बैठ जाऊँगा 1-2 दिन में। तो प्राचार्य महोदय जी कह रही हैं ठीक है मैं काम करूँगा। अब आप खुद देख लीजिए इस कॉलेज की स्थिति क्या हो रखी है। कॉलेज में इतनी गंदगी है कि आप ये समझ लीजिए कि वॉशरूम में हाथ धुलने के बदले चाय पत्ती रखी हुई है, जिसकी मैंने उक्त वीडियो दी हुई है। परंतु प्राचार्य महोदय यहाँ पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। ना यहाँ पर नाइट ड्यूटी के लिए कोई भी कर्मचारी है, ना यहाँ पर किसी कर्मचारी को पता नहीं कैसे रूम दे रखा है, किस आधार पे दे रखा है, कुछ नहीं पता है। कुछ पूछो तो प्राचार्य महोदय जवाब नहीं दे पा रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि महाविद्यालय में काम क्या हो रहा है। आप खुद देखिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तुलना गिरगिट से करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी एकता, शुचिता की बात करते थे, आज वही लोग बेनकाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा दिए गए बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने नेताओं से सोच समझकर बयानबाजी करने को कहा था, जिसको लेकर कांग्रेस महेंद्र भट्ट पर हमलावर है। बड़ा मजा आ रहा है ये घमासान देखकर, वाकई बहुत मजा आ रहा है कि जो लोग अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बातें करते थे और पार्टी के अंदर एकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो बेनकाब हो रहे हैं जनता, मीडिया और विपक्ष के सामने। और महेंद्र भट्ट के लिए तो मुझे ये कहना है कि गिरगिट भी शर्मा रहा होगा आपका रंग बदलना देखकर। मतलब आपने गिरगिट को भी पछाड़ दिया, क्योंकि कल आपका बयान जो आपने मोर्चा त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ खोला हुआ था, वो बयान आया कि लोगों को अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए और जनप्रतिनिधि को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये वो कह रहा है जो व्यक्ति खुद राज्य आंदोलनकारियों को और भूतपूर्व सैनिकों को सड़क छाप कह चुका हो। और ऐसे में आज जब हाईकमान का डंडा आया होगा और दलित वोट खिसकते हुए नजर आए होंगे, तो ऐसे में अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं महेंद्र भट्ट और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे सांसद ने किसी का नाम नहीं लिया। वहीं त्रिवेंद्र रावत अपनी बात पर अडिग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वाकई सत्य भी यही है। राजस्व वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की सामग्री की रेट्स में इजाफा हो गया, कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, तो नेचुरली राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी। लेकिन राजस्व में बढ़ोतरी होना इस बात का द्योतक बिल्कुल नहीं है कि राज्य के अंदर चोरी नहीं हो रही है, अवैध खनन नहीं हो रहा है, वो धड़ल्ले से हो रहा है। उससे आप
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पार्टी के 20 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री देने का काम किया गया है, जिससे सरकार को विकास की योजनाओं में मदद मिल सके। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के उपाध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया और कहा कि सरकार का जैविक कृषि को बढ़ावा देना और किसानों को उससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और उसे पूर्ण करने का उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। मैं आभारी हूं उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने मुझको अपना आशीर्वाद देते हुए, मुझ पर विश्वास करते हुए मुझको उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड के उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम लोग आने वाले समय में उत्तराखंड के गांव में, दूर पहाड़ के हर गांव में हम जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, गांव-गांव के किसानों को सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेती से जोड़ें। और जैसा कि इस समय एक पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक चलन चला है हेल्दी फूड का, ऑर्गेनिक फूड का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा प्लान है, उनका संकल्प है कि उत्तराखंड के गांव-गांव में हम लोग जैविक फूड उगाएं और उस जैविक फूड को हम पूरी देश और पूरी दुनिया में हम उसकी मार्केटिंग करें, जिससे पूरे देश और दुनिया को एक अच्छा ऑर्गेनिक फूड मिलेगा और उत्तराखंड के गांव के युवा को, गांव के बेरोजगार को अपने ही गांव में एक बहुत अच्छा रोजगार स्थानीय स्तर पर मिल पाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। हम लोग उनके मार्गदर्शन में दिशा में काम करेंगे। मैं आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, प्रदेश संगठन मंत्री जी अजय कुमार जी का, उसके अलावा बागेश्वर भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल जी का, दर्जा राज्य मंत्री वर्तमान में शिव सिंह बिष्ट जी का, कपकोट के हमारे विधायक सुरेश गढ़िया जी का, पार्वती दास जी का, जिन सबके सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने विकासनगर में 2 अप्रैल को शक्ति नहर में एक ऑल्टो कार गिरी थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। वहीं 3 लोगों को बचा लिया गया था। मृतका के परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया और कोतवाली विकास नगर पहुंचकर कोतवाल से की न्याय देने की मांग की है। मृतका के परिजन ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने कई गंभीर आरोप मृतका के पति और उसके भांजे पर लगाए हैं। उन्होंने कोतवाल से न्याय की मांग की है। मृतका के परिजनों और पड़ोसियों ने मीडिया से बातचीत की और उनको बताया कि पुलिस इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है और हत्यारोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। कि वो आए मेरे घर। कौन आया था आपके घर? मेरी लड़की, मेरा जमाई, 2 थे बच्चे साथ में, एक छोटा सा 1.5 साल का, एक 15 साल का। अच्छा, तो जैसे में आए रहे रोई का, वो बोले कि जल्दी कर लिए सुबह उठ का काम। अरे मुझे जो काम कल करना, मुझे अर्जेंट माँ, और आज जो ना कल जो करना वो आज ही करना है काम, आज करना, वो कल नहीं होने का। और वो मेरा फंसा हुआ काम है। यूँ बताओ मेरे बच्चों, आपको मारने का काम था। मैं एक गरीब, मेरे बच्चों के सिपा बाप नहीं है और हम उतने वो नहीं है हलचल वाले आदमी, ना हम क्लेश वाले आदमी, हम सीधे से जाते। मेरे बच्चे तो लग गए उसमें मर्डर में। अब हमारी बहन का मर्डर हो गया है। यूँ बताओ, अगर जीव कार में 4 जने बैठे, 2 मेरे, एक मेरा दोता, एक मेरा जवाई और एक जवाई का भांजा, उसने मेरी लौंडी के साथ हत्याचार करी। उसने गला घोटा। मुझे यूँ बता दो कि सीटा 20 हो क्या डिलीवर की, एक होती है हैं? अच्छा, तो बराबर में को वो लिखड़ा अपनी सीट में को वो लोग किन्ने करा और वो मैं कैसे बच गए? मुझे यो खबर दे दो, मैं कैसे बच गए तीनों और मेरी लौंडी की बाँ पकड़ का क्यों नहीं काटी? क्या मानते हो आपकी बेटी को किसने मारा है? मेरी लड़की को तो रियान ने भी मारा और भांजे पते भी मरवाया। मुझे पक्का यकीन है पंचो, मुझे पक्का यकीन है बेटे। सर हम इसलिए कारण आए हैं सर, हमारी बुआ की हत्या की गई, सरेआम हत्या की गई है सर 2 लोगों ने हत्या की है। कौन कौन है वो? सर एक का नाम रिहान है सर, वो मेरे फूफा लगते हैं। अब तो मैं फूफा नहीं कहूँगा उनको सर, वो तो कातिल है सर। उन्होंने मर्डर किया है। एक लड़का पीछे था सर, उन्होंने उसका गला पकड़ा है सर, चुन्नी से गला पकड़ के और मार के सर उसको जमुना में फेंक कर गया है सर, सीट बेल्ट लगा के सर उसको। उसने, आप ये बताइए मेरे को, जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो सीट बेल्ट कौन, कंडक्टर लगाता है या ड्राइवर लगाता है सर? वैसे भी आउट एरिया है वो, उसमें कोई सीट बेल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रात के टाइम है, 9:30 बजे के समथिंग गिरी है गाड़ी। आप ये बताइए मेरे को, सीट बेल्ट कहाँ लगती है वहाँ पे? गाड़ी के अंदर कितने लोग थे? सर गाड़ी के अंदर 4 लोग थे। कौन कौन था? सर एक तो था रिहान,
और एक 3.5 साल का बच्चा था जो मेरी बुआ का लड़का था। एक मेरी बुआ जी थी, उसका नाम इशरत है, और दूसरा नसीम था, वो उसका भांजा है, वो डगरानी का रहने वाला है। ये सब बच गए। फिर क्या हुआ था? ये 3 बच गए हैं। आप ये बताइए मेरे को सर, जैसे कार जाती है। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।